काम करने में कोई शर्म नहीं होती, चाहे काम बड़ा हो चाहे छोटा। शर्म होती है तो सिर्फ खाली बैठने में। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की कक्षा 11 का दूसरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन पढ़ेंगे। मियाँ नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जो कृष्णा शोभती द्वारा लिखित है। कृष्णा शोभती का यह शब्द चित्र उनके हम हशमत संग्रह से लिया गया है। शब्द चित्र क्या होता है? जब कोई रचनाकार किसी घटना, किसी व्यक्ति को याद करके शब्दों से चित्र खींचकर जब कोई वो रचना लिखता है तो वही विधा साहित्य में हमारी शब्द चित्र कहलाती है। पाठ का उद्देश्य क्या है? लेखिका क्या बताना चाहती है पाठकों को इस शब्द चित्र के द्वारा? इस शब्द चित्र के माध्यम से लेखिका पाठकों को बताना चाहती है कि हमें अपना काम पूरी मेहनत व पूरे मन से करना चाहिए। चाहे वह काम बड़ा हो चाहे छोटा, उसमें हमें कोई शर्म संकोच नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार मियाँ नसीरुद्दीन जो रोटियां बनाने का काम करते हैं, उसके माध्यम से लेखिका ने यह संदेश दिया है कि वो उनकी छोटी सी दुकान है, रोटी बनाने का काम है, वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। शर्म संकोच की तो बात दूर की, वो तो अपने काम में गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। अपनी कला पर उनको बड़ा गर्व है और बड़ी मेहनत से अपनी वो दुकान चलाते हैं और इस काम को करते हैं। तो लेखिका जब दिल्ली में जामा मस्जिद जा रही थी तो रास्ते में उनकी दुकान थी, तो लेखिका ने उनके साथ 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय बिताया, उनके साथ जो बातचीत की, उन बातचीत के दौरान उनके बारे में जो पता चला, मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में और उनके स्वभाव के बारे में, उन्हीं को अपने शब्दों के चित्र द्वारा हमारे सामने रखा है। साहबो, उस दिन हम अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। साहबो कौन यहाँ पर पाठकों को कहा है? साहबो यानी कि श्रीमान, साहब। पाठकों को बता रही हैं लेखिका कि अपन यहाँ पर कि मैं। लेखिका कहती है कि मैं उस दिन अगर मटिया महल की तरफ से न गुजर जाती, कि मटिया महल के पास से वहाँ से नहीं गुजरती, तो इस राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में, कि दिल्ली के अंदर राजनीति, साहित्य और कला के हजार व्यक्तित्व के धनी वहाँ रहते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी वहाँ रहती है, कलाओं से भरा हुआ शहर हमारा दिल्ली है। तो कि उनके बारे में बताना, उनके बारे में जानना तो हर कोई समझता है, उनसे मिलना तो हर कोई चाहता है। उनके बारे में बताना कि अगर मैं मटिया महल के पास से नहीं जाती तो मैं नानबाई के जो मसीहा है ना, नानबाई होता है तरह तरह की रोटियां बनाने वाला, मसीहा तो होता है धर्मगुरु। यहाँ लेखिका ने मसीहा उन लोगों के लिए शब्द प्रयोग किया है जो अपने काम में बड़े निपुण होते हैं। कि मियाँ नसीरुद्दीन को ना तो मैं पहचान पाती, कि उनके बारे में जानकारी मुझे नहीं मिलती, और ना ही लुत्फ उठाती उनके मसीही अंदाज का। मसीही अंदाज जो उनका है, आगे लेखिका बताएगी, हम पढ़ेंगे कि उसका मैं आनंद कैसे उठा पाती। हुआ यह कि एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। मटिया महल के गढ़ैये मोहल्ले की पास से गुजरकर एक दोपहरी होता है, दोपहर को लेखिका जा रही थी। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। निहायत होता है बिल्कुल मामूली, छोटी सी, अंधेरी सी, बिल्कुल छोटी सी, अव्यवस्थित
सी थोड़ी सी कम ही दिखाई दे दूर से देखे तो, कि उस दुकान पर पटापट आटे की ढेर सनते, ढेर कि बहुत सारा आटा सनना होता है, गूंथना, मिलाते हैं ऐसे जब आटे को, कि वहाँ पटापट की आवाज़ सुनाई मेरे को दी तो मैं वहाँ ठिठकी यानी कि रुक गई। लेखिका को जब उस दुकान के पास से आटे की जो पटपट की आवाज़ सुनाई दी तो लेखिका वहाँ रुकी। सोचा सवैयों की तैयारी होगी। लेखिका ने मन में विचार किया कि सवैयाँ बनाई जा रही होगी, इतना अधिक आटा जो गूंदा जा रहा है। पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जैसे ही लेखिका ने आसपास में पूछा तो पता चला कि खानदानी पैतृक धंधा, जो काम उनके दादा करते हों, फिर पिता करता है, फिर वही काम औलाद करती है। तो नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन खानदानी नानबाई थे कि रोटियां बनाने का काम उनके दादा करते थे, फिर उनके पिता करते थे, और फिर वही काम मियाँ नसीरुद्दीन कर रहे थे। कि मैं तो उनकी दुकान पर खड़ी थी, मुझे जैसे ही आसपास वालों ने बताया कि ये तो खानदानी नान मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लेखिका बता रही हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन प्रसिद्ध हैं, 56 तरह की रोटियां बनाते हैं वो। हमने अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। जैसे ही लेखिका ने दुकान पे देखा तो मियाँ हैं वो बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की पको मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पैसानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। लेखिका उनके चेहरे को देखकर उनके शक्ल के बारे में बता रही हैं कि मौसमों की मार से पका चेहरा यानी कि काफ़ी बुजुर्ग थे वो, और आंखों में कालापन दिखाई दे रहा था। चेहरा बिल्कुल भोला भाला था। पैसानी होता माथा, कि माथे के ऊपर एक मंजे हुए यानी कि निपुण कलाकार के तेवर दिखाई दे रहे थे। हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए। लेखिका बताती हैं कि मुझे गाहक होता ग्राहक, कि मियाँ नसीरुद्दीन ने जैसे ही मेरे को देखा तो उन्होंने समझा कि ग्राहक है, कोई रोटी लेने आया होगा। मेरी तरफ देख करके कहा कि फरमाइए क्या चाहिए आपको। जीजर से कहा। किसने? लेखिका ने। आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, कि आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। आपको वक्त हो तो, कि आपको अगर समय है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। लेखिका ने ऐसा सवाल मियाँ नसीरुद्दीन से पूछा। मियाँ नसीरुद्दीन ने 5000 अंदाज से सिर हिलाया। 5000, 5000 सेनाओं का सेनापति कितने घमंड में ऐसे सर हिलाता है। लेखिका ने बताया कि इस स्टाइल में उन्होंने अपना सिर है वो ऐसे हाँ के रूप में हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। कि समय तो निकाल लेंगे, उत्तर तो मैं दे दूंगा आपके प्रश्नों का, लेकिन आप क्या पूछना चाहती हैं मुझसे। फिर घूर कर देखा और जोड़ा मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं है। अखबार नवीस होते हैं पत्रकार, की मेरी तरफ ऐसे घूर कर देखा और कहा कि कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं। यह तो खोजियों की खुराफात है। खुराफात होती शरारत। खोजी पत्रकार होते हैं कि वो बिना बताए कि हम कौन हैं ऐसे ही सवाल जवाब पूछ लेते हैं, पता नहीं कौन सी बात निकलवा लेते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों। ये यहाँ पर चित्र दिया है। ये जो मियाँ नसीरुद्दीन हैं रोटियां बना रहे हैं और यहाँ लेखिका बैठी हुई है। आगे क्या पढ़ा था हमने कि अखबार वालों को मियाँ नसीरुद्दीन क्या समझते हैं, निठल्ला समझते हैं। कि अखबार पढ़ने वाले बेचने वाले जो होते हैं वो खाली होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। शायद उनकी यही विचारधारा थी। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, कि काम करने वालों से सवाल पूछना बताना ये काम उनका नहीं होता, वो तो काम करते हैं, यानी कि वो काम में विश्वास करते थे। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ़ उठाई है, कष्ट, तकलीफ होता है कष्ट, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हो। कि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका से कहा कि आप पूछ लीजिए जो पूछना चाहते हो।
पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। इल्म होता है ज्ञान, कि ये जो तरह तरह की आप रोटियां बना रही हो, यह ज्ञान आपने कहाँ से सीखा। मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर लिए। आंखों के कंचे हम पर फेरने का मतलब लेखिका की तरफ देखने लगे। फिर तरेर कर बोले तिरछी नजरों से, तरेर कर देख। क्या मतलब कि आपका क्या मतलब है ये? पूछिए साहब। नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा कि जो रोटी बनाने वाले होते हैं वो ज्ञान लेने के लिए कोई बाहर स्कूल में जाएगा क्या, कोई यूनिवर्सिटी जाएगा क्या? फिर वो उदाहरण भी दे रहे हैं, क्या नगीना साज के पास, क्या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास। प्रश्नात्मक शैली का सुंदर प्रयोग यहाँ लेखिका ने किया है कि वो क्या नगीना जड़ने वाले के पास जाएगा, आईना होता है शीशा जड़ने वाले के पास, रफूगर की रफू करने वाले के पास जाएगा क्या रोटी बना सीखने के लिए, क्या रंगरेज होते हैं रंग चढ़ाने वाले, तेली तंबोली तेल निकालने वाले, क्या इनके पास जाना पड़ेगा क्या रोटी सीखने के लिए? क्या फरमा दिया साहब। यह तो हमारा खानदानी पैसा ठहरा। कि आप क्या पूछ रहे हो कि मैं कहाँ सीख के आया हूँ? ये तो मेरा खानदानी काम है, मेरे बाप दादा करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से। कि अगर आप मेरे ज्ञान की बात पूछना चाहती हैं तो मैं बता दूं कि मैंने जो काम सीखा वो वालिद होते हैं, पिता, उस्ताद, गुरु। उर्दू के शब्दों का सुंदर प्रयोग लेखिका ने यहाँ किया है। कारण क्या है कि जो उनका पात्र है मियाँ नसीरुद्दीन, वो उर्दू बोलते हैं, तो उनके लिए उर्दू के शब्दों का प्रयोग लेखिका ने अधिक किया है, बड़ा सुंदर। कि मेरे जो पिता गुरु हैं उन्हीं से सीखा जो कुछ सीखा। मतलब यह है कि हम घर से न निकलें कि कोई पैसा इख्तियार करें। इख्तियार होता है अधिकार, कि हमें बाहर जाकर कोई काम सीखने का अधिकार नहीं। बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। ठिये होता स्थान। यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान, कि मेरे पिताजी की मौत के बाद हमने उनका जो काम था, उनकी जो दुकान थी वो संभाल ली। आपके वालिद, लेखिका ने प्रश्न किया कि आपके पिता कौन थे? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, यानी कि वो कुछ याद करने लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। लेखिका को लगा कि वो अपने पिता के बारे में याद कर रहे हैं। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? कहने का मतलब कि आपके पिता की आपको याद आ गई। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मियाँ बरकत साई नान बाई गढ़ैया वाले। ये कौन थे? मियाँ नसीरुद्दीन के पिता। तो वो बता रहे हैं कि मेरे पिता भी बहुत प्रसिद्ध थे। कौन से नाम से? मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले की। और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अपने दादा के बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिता के पिता थे वो, मेरे दादाजी आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। वो भी बहुत प्रसिद्ध थे रोटियां बनाने के लिए। आपको इन दोनों में से किसी किसी का भी कोई नसीहत याद हो? नसीहत होती है सीख, कि इन दोनों ने अगर आपको कोई सीख दी है दुकान चलाने के लिए, काम करने के लिए, तो वो कोई आपको याद हो तो बता दीजिए। नसीहत काहे की मियाँ? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, अब वो बता रहे हैं कि नसीहत सीख से कोई भला काम आता है क्या? काम तो करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। नसीहत से हम काम नहीं कर सकते, सीख से काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए लगन होनी चाहिए। यही बात बता रही हैं मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका को। बजा फरमाया है कि ठीक कहा, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे, इस काम यानी कि भट्टी रोटी बनाने वाले की, तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा। अब लेखिका उनसे उखड़वाना चाहती हैं कि कुछ बात तो आपको बताई होगी सीख के तौर पर, कुछ तो बता ही दीजिए। जब बच्चे काम करने के लिए जाते हैं तो
माँ बाप कुछ तो कुछ कहते हैं कि इस प्रकार आप काम करना, तो वही बात लेखिका कह रही है कि कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बताइए। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, बीड़ी पी रहे थे कि कस खींचे 1-2, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, बड़े ऐसे रोबीले अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताई दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है। अब उदाहरण के साथ लेखिका को समझा रहे हैं। जब लेखिका बार बार उनसे प्रश्न कर किए ही जा रही हैं तो वो उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि जब बच्चा विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है तो उनके गुरु किस प्रकार बच्चे को सिखाता है। कहे अलिफ कि गुरु कहता है कि अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। कहे बे, बच्चा कहता है बे। कहे जिम, बच्चा कहता है जिम। ये उर्दू के अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ की जैसे ही बच्चा जाता है, शुरुआत में जो वर्ण के जो पहले होते हैं, जो अक्षर होते हैं वर्ण उर्दू के, उनके बारे में यहाँ लेखिका बता रही हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन उनको बता रहे थे कि बच्चे को जैसे ही पहले ये अक्षर सिखाते हैं तो पहले वो बोलते हैं गुरु की, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता जाता है कि अपने हाथ का सहारा बच्चे को देता है कि हाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो ना। और शागिर्द होते हैं शिष्य, और शिष्य चुपचाप है आगे चढ़ाई अपनी चढ़ता चलता है, यानी कि काम सीखता जाता है। समझे साहिब, अब लेखिका को कह रहे हैं अब तो समझ में आ गया होगा। फिर और कह रहे हैं, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात बीच में छोड़कर सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह न आना हुआ। लेखिका बता रही हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हुए बीच में ही मेरे को बताते बताते किसी दूसरे व्यक्ति को आवाज़ दे दी। मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। साथ पास में एक जाता हुआ मीर साहिब नाम का कोई व्यक्ति था, उससे बातें करने लग गई। फिर लेखिका जैसे ही वो चले गई तो फिर प्रश्न पूछती हैं, आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रही थी ने। लेखिका ने कहा, बाबत होता है बारे में, कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ बता रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। सुकरात होता है अच्छा काम। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा कि बच्चे को विद्यालय, मदरसा होता है विद्यालय, कि पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है, तो न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन 3 क्लासों का। क्लास कक्षा, जमात भी कक्षा होती है। कि लेखिका ने पूछा कि दूसरी बात आप बता रहे हो वो समझाइए। तो वो समझाते हैं कि जब बच्चा विद्यालय जाता है, जाते ही उसको जो नर्सरी क्लास में ना बिठाएं, एलकेजी में न बिठाएं, न फर्स्ट क्लास में, न सेकंड में, और सीधा ही 3rd क्लास में बिठा दें, तो उन बीच वाली जमातों का क्या होगा, कि वो बीच वाली पढ़ाई है वो कैसे पूरी करेगा। अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे। ऐसी बातें लेखिका को बताई तो लेखिका ने सोचा कि निचोड़ होता निष्कर्ष, कि बात पूरी करके बताएंगे मुझको। पर वह हम ही पर दागते रहे कि हम ही से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप बताइए क्या हुआ। फिर आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ, कि आप बताइए कि अगर सीधा ही बच्चे को 3rd क्लास में कर देंगे तो फिर उस बच्चे की जो बीच की जो क्लासें रह जाती हैं उनको क्या होगा। यह बात मेरी समझ के बाहर थी। लेखिका को अब समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पूछ रही हैं। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए कि ऐसा प्रश्न मेरे से पूछ के कि हाँ मैंने उलझा दिया लेखिका को। मियाँ कल्लन उनके दादा। लेखिका मजाक करते हुए बता रही हैं कि बचे खुचे दांत, यानी कि वो बूढ़े हो गए थे, थोड़े बहुत दांत बचे थे उनके, कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मतलब मेरा क्या साफ न था, लो साहिबो, कि मतलब मेरा साफ न था, कि ये तो समझ में आने वाली बात थी कि सुनो अभी साफ हुआ जाता है
ज़रा सी देर को मान लीजिए कि मैंने बात इधर उधर कर दी, लेकिन मैं बता देता हूँ अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता। वो बता रहे हैं फिर कि हम बर्तन धोना न सीखते, हम भट्टी बनाना न सीखते, भट्टी को आँच न देना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते। कहने का मतलब है कि अगर मैं काम ये सीखा हूँ तो सबसे पहले ये थोड़ा ही कि सीधा ही रोटियाँ बनाना सीख गया या पिताजी ने कोई शिक्षा दे दी और मैं सीख गया। सबसे पहले तो जैसे हम काम सीखते हैं तो पहले पहले बर्तन धोते हैं, फिर भट्टी बनाना सीखते हैं, फिर आँच होती है आग, फिर उसमें आग जलाना सीखते हैं। सीधे सीधे कोई काम नहीं सीखते, इससे पहले इन कामों को सीखना पड़ता है। तो जिस प्रकार बच्चे को नर्सरी LKG UKG करके फिर तीसरी क्लास में पहुंचता है, तो इसी प्रकार हमें भी छोटे छोटे काम ये सारे सीख करके फिर ये बड़ा काम हम सीखते हैं। हम बर्तन धोना न सीखते, बनाना न सीखते। यहाँ काव्यात्मक शैली का सुंदर प्रयोग लेखिका ने किया है। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो, फिर बड़े ही मंजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। तालीम होती है शिक्षा। यहाँ लेखिका ने तालीम दो बार शब्दों का प्रयोग किया। लेखिका का कहने का मतलब है कि मियाँ नसीरुद्दीन कह रहे थे कि जो शिक्षा है जो हमारे बाप दादा ने दी है उसको सही ढंग से करना, सुचारू रूप से चलाना एक चीज़ है कि वही काम होता है व्यक्ति का। वास्तव में सच्चा काम वही होता है जो शिक्षा आपको मिली है उसको सही ढंग से चलाना। सिर हिलाया है साहिब माना, लेकिन का ने कह दिया कि आप जो कह रहे हो वो सही है। अकेली शिक्षा दी उससे काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर चलना पड़ता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। खोमचा दुकानदारी की, हमने ये दुकानदारी पर आ करके इतनी मेहनत नहीं की होती तो क्या यहाँ अब तक हमारा काम चलता। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ लिया कि उनको अपने पुराने दिनों की याद आ रही है जब उन्होंने काम की शुरुआत की थी। वो दुकान पर बैठे थे, उनके पिता की दुकान पर। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका ने दूसरा सवाल पूछ लिया कि आप कह रहे हो कि हम खानदानी नानबाई हैं, तो कोई और है क्या आपके आसपास में खानदानी? मियाँ ने घूरा कि मेरी तरफ देखा। बहू तेरे कि बहुत है भाई नानबाई तो, लेकिन खानदानी नहीं, कि खानदानी नानबाई नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात, चक्कर काट गई बात, यानी कि एक बात याद आई है। मियाँ नसीरुद्दीन को लेखिका को बता रहे हैं। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो? एक बात बता रहे हैं पुरानी अपने बारे में, अपने बाप दादा के बारे में, कि बड़े बादशाह थे, उन्होंने हमारे बुजुर्गों से एक नई चीज़ यानी कि नया पकवान बनाने के लिए कहा। हुक्म कीजिए जहाँ पना, कि हमारे बाप बुजुर्ग थे, उन्होंने कह दिया कि आदेश दे दो कुछ भी बना देंगे। बादशाह सलामत ने फरमाया आज्ञा दी, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने, कि हमें तो ऐसा पकवान बना कर खिलाओ। बादशाह ने कहा जो ना तो आग से पके और ना ही उसमें पानी मिले। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका ने कहा कि आपके बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाई क्या? क्यों न बनती साहिब? अब मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा क्यों नहीं बनती भाई, इतने हुनर था उनके अंदर, काम करने में इतने निपुण थे वो, बनाई उन्होंने। बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही होता बड़ाई करना, कि बादशाह सलामत ने खाई भी और सराही भी, और हमारे बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाई जो ना तो उसमें पानी मिलाया और ना ही आग जलाई। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज़ थी? यहाँ आना रंग लाया, यानी कि लेखिका थी भाई, कुछ ना कुछ ऐसे उनसे बातें
बातचीत कर रही थी तो उनके मन में विचार आया कि बहुत कुछ जान सकती हूँ इनके बारे में, बहुत कुछ नई चीज़ मिलेगी। और बड़ी बेसब्री से पूछा कि उस पकवान का नाम बता दीजिए। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले। कुछ देर तो वो सोच में खोए हुए थे। पकवान पर रोशनी डालना यानी कि जो पकवान उनके बुज़ुर्गों ने बनाया था उसका नाम याद कर रहे होंगे, हमें बताएंगे। लेकिन बड़ी नाराज़गी से बोले वो तो, यह हम न बताएंगे। भाई इनकार कर दिया पकवान का नाम बताने से। तो लेखिका कह रही थी उन्होंने, बस आप इतना समझ लीजिए, इतना कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। अब वो कह रहे हैं कि एक कहावत होती है कि जो रोटी बनाने वाले होते हैं वो तो कुएं में भी रोटी बना सकते हैं। कहावत जब भी गढ़ी होगी बनाई गई होगी कि हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर पूरी ही उतरती है। कि जो ये कुएं में रोटी बनाने वाली कहावत है ये हमारे बुजुर्गों पर ज्यों की त्यों उतरती है। मज़ा लेने के लिए टोका किसने? लेखिका ने। कहावत सच्ची भी है क्या? लेखिका मजाक कर रही है कि कहावत तो सही होगी। उनको लग रहा था कि ऐसी चीज़ तो कोई बनती ही नहीं जिसमें आग ना जलाएं, जिसमें पानी ना मिले। तो उनको, लेखिका को लग रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं। तो उन्होंने मजाक में कि ये कहावत तो सच्ची है ऐसे कह दिया। मियाँ ने तरेरा तीखी नज़रों से देखा। और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी क्या? पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से। अब पहले तो कह रहे थे कि बिना आँच के रोटी पका दी, और अब यहाँ कह रहे हैं कि मैं झूठ क्यों बोलूँगा? झूठ से रोटी थोड़ी बनती है, रोटी आँच से बनती है। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं, सिर हिलाना पड़ा। यानी कि लेखिका को लग रहा था कि ये बोल तो झूठ रहे हैं, लेकिन उनसे सवाल जवाब तो पूछने थे, इसलिए उन्होंने हाँ भी भर दी। भाई हाँ सही बात है, झूठ से रोटी नहीं बनती। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लोनिया ने आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजिए। कि बीच में किसी कोई और जा रहे थे, उनको आवाज़ दे दी कि मियाँ रहमत था कोई व्यक्ति, कि आपकी लोंडिया आने वाली थी, कि आपकी लड़की आने वाली थी। रुमाली एक रोटी का नाम होता है, चौरस रोटी होती है, कि वो आने वाली थी, अब तक आई नहीं, चलो शाम को मंगवा लेना। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका ने फिर प्रश्न किया। जहमत होता कष्ट, कि एक कष्ट और करो, एक बात और बता दो मेरे को। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली, कुछ फुर्ती पा गए। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे कि बात ही पूछोगे, मारोगे तो नहीं। पूछ लो क्या पूछना है। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो, वालिद मरहूम तो कूच गए, 80 पर क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। कुछ किए यानी कि मर गए, कि अब अपने आप ही कह रहे हैं कि प्रसन्न कर लो, मारोगे तो नहीं। अगर मर भी जाते हैं तो क्या है, अब 70 साल के हो गए हैं। हमारे पिता थे वो तो 80 वर्ष में चले गए थे, पता नहीं 80 साल के हम होएं या न होएं, इससे पहले भी मर जाएं। बूढ़े हो गए थे इसलिए शायद ये बातें कह रहे थे। इस मजमून पर हमने कुछ कहते न बनाया। अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मजमून होता है विषय, कि जो पकवान का नाम था उस विषय की बात लेखिका कर रही हैं, कि उनके हाव भाव देखकर। अब इसके बारे में तो मैंने आगे नहीं पूछा, और मैंने ये पूछा कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में कि राजा महाराजाओं की रसोई में काम तो किया होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका। वह बात तो पहले की हो चुकी। लेखिका ने कहा, हाँ हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह है कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। कि आप ये बता दो, पकवान का नाम नहीं बताना चाहते मत बताओ। आपके बाप दादा किसी बड़े राजा महाराजा के यहाँ काम करते थे ये मत बताओ। आप ये बता दो कि जो आपके बुजुर्गों ने जो पकवान बनाया था वो किस बादशाह के कहने पे बनाया था, उसका नाम बता दो। अजय साहिब क्यों बाल के खाल निकालने पर तुले हैं? बाल के खाल निकालने पे मतलब छोटी से छोटी सारी बातें उसके बारे में पूछना। कह दिया ने कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है कि मैंने बता दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे? नाम जानकर क्या करोगे? वो बताना नहीं चाहते थे।
या उनके बाप दादा है वो काम वहाँ करते नहीं थे। हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफ़ी पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। लेखिका ऐसे झूठी हंसी हंसे और कहने लगे कि नाम बता देते तो क्या हो जाता, वक्त से मिला लेते कि पता लग जाता कि आप के बाप दादा कौन से समय में काम करते थे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, जैसे लेखिका ने कहा कि वक्त से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब, बड़ी अच्छी बात कह दी भाई, विरोधाभास कर रहे हैं। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, कि हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि समय से आप किसको मिलाते? वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? कि समय को समय से मिला पाया है क्या? जो समय चला गया उसको कोई लेके आया है क्या वापिस? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हो? चलो बताओ किसका नाम जानना चाहते हो? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही है न। फिर वही सही ढंग से नाम तो बता ही नहीं रहे। उन्होंने कहा जहाँ पना बादशाह सलामत ही है, और उनका कौन सा नाम है? सभी जानते हैं उनका नाम, तो स्पष्ट रूप से नाम बताया ही नहीं उन्होंने। कौन से? बहादुर शाह जफर की लेखिका ने खुद ही कहा कि बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर का नाम लिया। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, खींच कर नाराज होकर, कि बार बार आप वही नाम जानना ही चाहते हो क्या? लिख लीजिए बस यही नाम, कि बहादुर शाह जफर लिख लीजिए, हमारे बाप दादा ने उनके यहाँ काम किया था। आपको कौन सा बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि अब वो तो चले गए? क्या आप वहाँ उनके कोई पत्र लिखोगे? कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता ही होना ज़रूरी है, कि डाक खाने वालों के लिए तो घर मकान गली शहर उनका नाम पता सही होना चाहिए। तो आप लिख लो, आपका मन कर रहा है तो। हमें बीटर बीटर अपनी देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, ओ बब्बन मियाँ भुट्टी सुलगा दो, काम से निपटें। काम से निपटें कि काम अपना पूरा करें? कि मैं वहाँ उनको लगातार देख रही थी, बीटर बीटर देख, तो उन्होंने अपने कारीगर जो काम करने वाले थे उनको कह दिया कि ये तो पता नहीं और क्या क्या पूछेंगी, इसलिए उन्होंने कह दिया कि भट्टी में आग लगा लो, जल्दी से हमारा काम पूरा करें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? अब लेखिका ने कह दिया वो तो पूरे रूप से बताएंगे नहीं, चलो इनके बारे में ही पूछ ले। मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट दी, कि जल्दी से उत्तर दे दिया उन्होंने, अपने कारीगर हैं और कौन? मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं। लेखिका के मन में तो बड़े प्रश्न आ रहे थे, इंटरेस्ट हो गया था उनके साथ, और कुछ उनके बारे में जानना चाहती थी, उनके परिवार के बारे में। पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। दबे हुए अंधड़ के आसार की, वो अब गुस्से में हो गए थे, पता नहीं क्या हमारे साथ व्यवहार करेंगे। इस तरह का जो उनका रवैया देखा, तो जो मजमून कौन सा था कि उनके परिवार के बारे में जानना, उनके बारे में और जानना, इस विषय को लेखिका ने छोड़ दिया कि अब ये नाराज़ हो जाएंगे, शायद कह देंगे कि चले जाओ यहाँ से। ये कारीगर लोग आपके शागिर्दी करते हैं क्या? बस आप उन शिष्यों के बारे में पूछ रहे हैं, शागिर्दी करते हैं कि ये शिष्यगिरी करते हैं क्या आपकी, जो ये यहाँ काम कर रहे हैं? खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये आपके शिष्य हैं, काम सीख रहे हैं क्या? तो तब उन्होंने कहा कि केवल ये मेरे शिष्य नहीं है, मैं इनको काम सिखाने का काम नहीं करता, जो ये मेरे यहाँ काम करते हैं तो गिन के यानी कि पूरी मजदूरी देता हूँ, मजदूरी यहाँ पर मजदूरी देता हूँ, कि 2 रुपये 1 मन आटा जैसे उन्होंने गूंथ दिया, काम कर दिया तो 2 रुपये, और 1 मन मैदा गूंद करके ये देते हैं तो उसका मैं इनको 4 रुपये देता हूँ। उस समय ये रुपये पैसे बहुत थे, इतने। ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पक्का करती है? अब लेखिका ने पूछ लिया कि आप कौन कौन सी रोटियाँ बनाते हो अधिक? मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी भी बाकी नहीं रही थी। हमसे छुटकारा पाने को बोले कि अब उनको मेरे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, बस हमसे छुटकारा पाना चाहते थे। ये सोच रही थी कब ये चली जाएं, इसलिए उन्होंने कह दिया, बाकरखानी सीर माल ताफ्तान बेसनी खमीरी रुमाली गाव दीदा गाजेबान तुनकी।
ये रोटियों के नाम हैं, बाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी जो चने की रोटी होती है, खमीरी खट्टी मीठी रोटी, रुमाली जो 4 कोने की होती है, गाव दीदा, गाजीबान होती है बिल्कुल करकरी रोटी, तुनकी होती है बिल्कुल पतली रोटी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको कि तुनकी रोटी महीन होती है पतली, कि पापड़ से भी इतनी पतली होती है, किसी दिन फिर आइएगा हम खिलाएंगे रोटी। अरे भाई, खिलानी होती तो उसी दिन खिला देते, वहाँ बैठी थी। लेकिन अब तो वो उनके सवालों से परेशान हो गए थे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध आया, पुराने ज़माने के दिन याद करने लग गई। एक लंबी सांस भर किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे ज़माने, कि पुराने दिनों की याद करते हुए मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका बता रही हैं, कह रही हैं कि उतर गए यानी कि चले गए ज़माने, वो दिन, कि अब वो समय चला गया, आज समय बदल गया है। और जो कदरदान, जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे, कदरदान होते हैं गुण ग्राहक, जो किसी चीज़ के गुणों की बड़ाई करे, कदर करे। कि पहले लोग खाना बनाने की कदर करते थे, खाना पीना है, उनके अंदर उनका इंटरेस्ट था कि किस किस तरह के पकवान बने जा रहे हैं, किस किस तरह से, किस प्रकार से खाना है उसको। ऐसे लोग थे पहले वाले ज़माने के। और जो आज के लोग हैं, वो इन विषयों के बारे में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मियाँ अब क्या रखा है, बस तंदूर से निगली और हजम की, जैसे ही उन्होंने बताया कि निकाली तंदूर से निगली और हजम, कि अब तो रोटी जल्दी जल्दी सी बनाओ और खा लो, किसी भी प्रकार हो, जल्दी में रहता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले रोटी बनाने वालों की, यानी कि हर कारीगर की, काम करने वाले की, हर कला की कद्र थी। अब वो कद्र नहीं रही। आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।